हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या मुख्यमंत्री चाह ले कि एक पैथोलॉजी खोल दें और उस पैथोलॉजी में 2 पैथोलॉजी गरीब का, और वो पैथोलॉजी के लिए कानून बना दे 3 साल तक खराब हुआ तो तुम ठीक करोगे लेकिन खराब नहीं होना चाहिए, एक गरीब लौट के नहीं जाए। क्या पैथोलॉजी खराब हो जाए? यदि हिम्मत नहीं है किसी भी पूंछक मंत्री को तो पप्पू यादव को 6 महीना दे करके देखो। पप्पू यादव मैं आज आपको कह देता हूं 6 महीना, मात्र 6 महीना, एक शहर, एक अस्पताल, यदि 3-6 महीने के अंदर एक बार भी कोई मशीन खराब हो गया तो पप्पू यादव आजीवन राजनीति नहीं करेगा, छोड़ देगा। मैं आपको दिल से कहता हूं, झूठ बोलता, सबका पैसा बना हुआ, कोई दर्द लेता नहीं है मां के तरफ, कोई देखता नहीं है अस्पताल को, कोई जाएगा नहीं। पप्पू यादव के पहले कोई एमपी एमएलए गया अस्पताल? रंजीत रंजन के पहले कोई गया? क्या ये जिम्मेदारी उसकी नहीं थी? क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये कानून नहीं है आरटीआई का? क्या आरटीआई में आम लोगों को कानून नहीं है? क्या आम लोग, किसने रोका कि भगत सिंह नहीं बने रणजीत जी? किसने रोका कि भगत सिंह नहीं बने सुनील जी, छत्री जी? किसने रोका भगत सिंह नहीं बने विजेंद्र सिंह साहेब? किसने रोका? कोई भी भगत सिंह बन सकता? क्यों वहां बैठे, क्यों चुपचाप बैठे? मैं आपसे जानना चाहता, इसीलिए मैं आज आपके बीच आया और मैं आपसे कहने आया हूं, ये लड़ाई छोटी नहीं है। आज यहां से लड़ाई कभी कुछ सीखा हूं, ये लड़ाई को मैं आवाम की लड़ाई के द्वारा मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये शपथ लेना होगा आपको। जनता की अदालत में मैं आज आया हूं यह पूछने के लिए, क्या मैं आवाम और गरीब और जरूरतमंद की लड़ाई दिल खोल के लड़ सकता हूं कि नहीं? ये हमको आप आश्वासन दीजिए, हम लड़ सकता हूं। दूसरी बात मैं लेके पूछने आया, यदि कोई बड़ी ताकत, यदि पप्पू यादव को कोई बड़ी ताकत चल पड़ेगा, यदि पप्पू यादव को समाप्त करना चाहेगा तो आप उसके खिलाफ लड़ने को तैयार है या नहीं? मैं आपसे मैं खुद प्रबंध हूं आपके सामने मैं बेटे की तरह खड़ा हूं, मैं एक अनूज की तरह खड़ा हूं, मैं एक सगे भाई की तरह खड़ा हूं, मैं एक अनूज और बड़े भाई की तरह खड़ा हूं। मैं आया हूं कि आप किसी कीमत पर पैमानों से नहीं डरिएगा, किसी कीमत पर सीओ से नहीं डरिएगा, किसी कीमत पर गांव में पंचायत सचिव और कोटाधार से नहीं डरिएगा। जो कोटा आपसे पैसा लेता हो उस कोटा के खिलाफ जंग शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कहने आया, तो कोटादार आपको 2 किलो में 1 किलो गेहूं देता, 2 किलो देता हो, उस कोटा के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए। लड़ाई हम लड़ेंगे। हम छोटी छोटी बात कहने आए हैं आप जो सबसे ज्यादा प्रभावित। और आज के बाद मैं सरकार को कहना चाहूंगा इस आवाम के भीड़ से, 3 महीना के अंदर आप पूरे बिहार की पैथोलॉजी को जांच करके आप सही ढंग से जो अच्छा पैथोलॉजी हो, जो कानून के तहत पैथोलॉजी हो, वो पैथोलॉजी चले आने था, भ्रष्ट पैथोलॉजी बंद हो, आप ऐसा कानून बनाए। मैं बिहार सरकार को इस आवाम के माध्यम से उस नर्सिंग होम को, जो नर्सिंग होम फर्जी है, उसको बंद करने के लिए आग्रह करता हूं। मैं इस आवाम के माध्यम से फर्जी डॉक्टर जो एमबीबीएस नहीं है, बोर्ड लगा के डॉक्टरी कर रहा है, बिहार के फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कानून पास करता, कानून बना हुआ है। आप जनता के अदालत से क्या सरकार से चाहते हैं कि जो जनता के हित में वो सरकार काम करे? क्या जनता चाहती है कि जो सरकार जनता के हित में जो कानून है वो कानून लागू होना चाहिए? नर्सिंग होम एक्ट लागू हो चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके आग्रह को माने और कोसी तो बाढ़ का, सुखाड़ का और जो गरीब का क्षेत्र है उसका फीस कम करें? चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सदर अस्पताल और पीएचसी सही हो? क्या चाहते हैं कि सरकार गांव की जो सदर अस्पताल है और जो अस्पताल है उसको जल्दी से जल्दी वहां डॉक्टर और सही अस्पताल शुरू करे? चाहते हैं? सरकार को आपके माध्यम से यह बातें जाननी चाहिए। यही मैं आपको कहने के लिए आज जनता के अदालत में मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने निमंत्रण दिया था। आपको लड़ना होगा बिहार के लिए। कोसी के नौजवान आज संकल्प लें, हाथ उठा करके, दोनों हाथ मुट्ठी उठा लीजिए, आज दोनों संकल्प लीजिए, एकदम दोनों हाथ उठा के रखिए और उठा के जब तक मैं बोलूंगा नहीं नीचे मत कीजिएगा। ये लड़ाई
बोलिए, ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस बिहार के गरीब और आवाम को हमारी जो सरकार है, जो सेवक है, गरीब को मालिक जब तक नहीं समझती है, तब तक हम इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग का आगाज करेंगे। जब तक फर्जी डॉक्टर और फर्जी पैथोलॉजी रहेगा, तब तक हम फर्जी डॉक्टर के यहाँ अपना इलाज नहीं कराएंगे। किसी बेईमान डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, दूर करेंगे। और पंचायत सचिव, सीओ यदि अपमानित करेगा गरीब को, तो उसका हुक्का पानी बंद करेंगे, उसके खिलाफ हल्ला बोलेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष का आह्वान करेंगे। जिस छात्रों को, गरीबों को सम्मान नहीं मिलेगा निजी स्कूल में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जिस मां बहनों की इज्जत नहीं करेगा कोई, उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई हम आपके माध्यम से लड़ना चाहते हैं। ये जनता की अदालत थी। रंजीत रंजन जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। मैंने यह नहीं कहा था कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से रंजीत जी, हम और आप दोनों अपनी शपथ लें। बच्चे को आप जहां दिखाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन पप्पू यादव और रंजीत रंजन प्राइवेट डॉक्टर के यहां कभी नहीं दिखाएगा। इसका शपथ हम दोनों को लेना पड़ेगा। हम बच्चों पर बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन हम दोनों इतना जरूर करें कि जब तक इस गरीब को लूटेगा, जब तक इस गरीब को शोषण करेगा, जब तक इस गरीब को सम्मान नहीं देगा, जब तक इसकी इज्जत डॉक्टर नहीं करेगा, तब तक हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ना जाए। हम दोनों कम से कम बच्चों के यहाँ जाए ना जाए, हम तो एम्स में करेंगे या तो IGMS में करेंगे। एम्स में अच्छे डॉक्टर होते, ऐसा नहीं है कि एम्स में अच्छे डॉक्टर नहीं होते। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, भगवान की सौगंध में जब तक जिंदा हूं, तब तक मैं प्राइवेट डॉक्टर का इलाज नहीं कराऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, एक बात कि आप लोग से भी आग्रह करेंगे, ये प्राइवेट डॉक्टर यदि गरीब का सम्मान नहीं करता है, तो आप कोशिश करिए, हम थोपेंगे नहीं, आपसे कोशिश करने कहेंगे कि आप एम्स में, IGMS में, आप दिल्ली, आप पटना PMCH, और मैं मुख्यमंत्री साहब करूंगा कि सदर अस्पताल और PMCH प्राइवेट डॉक्टर के अस्पताल से यदि आप नहीं बना सकते हैं, तो पप्पू यादव को नौकरी दीजिए। कौन है आपने लालू यादव जी, मैं आपका खुदा हूं, यदि दिल से मैं जानना चाहता, लालू जी यदि आपको भरोसा हो, एक बार पप्पू यादव को खुद समझकर आप विश्वास करें और इस दोनों ताकत को मिला करके जो बिहार में इतना सरकार बनाना चाहते हैं, हम लोग सरकार बनाए, लेकिन इस कोसी की धरती पर आप एक बार विश्वास करके पप्पू यादव के कंधों पर भरोसा करें, ताकि मैं यहां से दूसरी आजादी के मेरे लिए आप मेरे सर्वमान और सर्वप्रिय नेता हैं। मेरे लिए आप एक राज्य और अभियान के तरह है। पप्पू यादव पटेल मैदान से घोषणा करता है, यदि आपका विश्वास और भरोसा पप्पू यादव पर कुछ की तरह है और रहेगा, तो याद रखिएगा, जितने ताकतवर लोग हैं जो लूटते आए हैं, विश्वास दिलाता हूं, यदि आप गरीबों का सम्मान चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा का सीओ जो सबसे गरीब आदमी उसको करे भी सम्मान न करने लगे, तो पप्पू यादव दोबारा आपको 6 महीने एक मुख्यमंत्री चाले, एक मिनट एक मुख्यमंत्री, एक मिनट भाई, एक मुख्यमंत्री चाले
यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप विकास कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी आप 12 घंटे में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं चाहूंगा पैदा हो नौजवान। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री, ये रात के 12 बजे यदि मुख्यमंत्री जी आप कह दीजिएगा कलेक्टर को, सीओ को कि कल से बिहार की जनता को सुबह जाते ही यदि आपके यहाँ कोई काम लेके जाता है, काम बाद में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान और मालिक उसको सबसे पहले बनाइए। क्या किसी की बात की औकात है? मालिक न बना उसको सम्मान न दे। कैसे दूध काटता जैसे दुकान चाहती, जैसे कुत्ता को दूध काटता है वैसे दूध काटता है आम जनता को। क्या नीतीश जी ये सीओ और कलेक्टर आपको आम जिसने आपको मालिक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, क्या कलेक्टर के द्वारा एसपी के द्वारा उसको कुत्ता समझ के दुत्कारा जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं जितना मांझी जी आपसे, क्या महादलितों की इज्जत यही है? क्या नरेगा मनरेगा खा करके खैरात पर दिए? क्या गरीब खैरात पर दिए? क्या गरीब को मैं जानना चाहता, गरीब को शिक्षा चाहिए या नहीं? गरीब को 12,000 रुपया, गरीब को 12,000 रुपया महीना इनकम चाहिए या नहीं? को रोजगार चाहिए या नहीं? गरीब का बेटा तुम्हें पढ़ेगा या नहीं? तो मैं कहना चाहूंगा, यदि सरकारी स्कूल को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो मास्टर का बेटा, सरकार सुनिए, मास्टर का बेटा, जनप्रतिनिधि का बाल बच्चा और नौकरशाह का बाल बच्चा, कानून बनाइए कि 10th क्लास तक वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े, बाहर नहीं पढ़े। बनाइए। जिस दिन ये कानून बन जाएगा उस दिन, यहाँ पे कागज था, मेरा कागज कभी नहीं, मंच पर था, मंच पर एक कानून, मैं कुछ चीज, मंच पर एक कागज था भैया, कौन ले लिए? कौन पागल है भाई? पहले उठा ले। एक चीज, चश्मा दीजिए, मन पर चश्मा। एक मिनट सुना रहे, सुन तो लीजिए। 1 करोड़ जनता के पर 6 लाख डॉक्टर है हिंदुस्तान में, 1 करोड़ 20 लाख जनता पर, और 1700 पर एक डॉक्टर, 120 करोड़, 1700 पर एक डॉक्टर मात्र। केरल ही है मात्र जहां 700 पर एक डॉक्टर मात्र। पूरे देश में 1700 पर एक डॉक्टर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी जब हमारे यहां डॉक्टर पढ़ता है, पैसा हमारे यहां से लगता है, तो 10% डॉक्टर हिंदुस्तान का विदेश कैसे चला जाता है? क्या यह कानून नहीं बन सकता? जब चीन, एक मिनट, एक सिंगापुर और अमेरिका में फीस पर नियंत्रण के लिए पत्रकार जी, सिंगापुर और अमेरिका के राज्यों में फीस पर नियंत्रण के लिए मैकेनिज्म है, यहां क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं मैकेनिज्म? देश में लगभग 3000 आदमी पर नर्स, जबकि अनुपात 500 आदमी पर नर्स होना चाहिए। देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज मात्र, सरकारी कॉलेज है 181 मात्र, 30,000 आयु ग्रेजुएट, 54,000 नर्स पूरे साल बनते हैं। क्या होगा भारत की स्थिति? प्रतिवर्ष 8 से 10% डॉक्टर विदेश चले जाते हैं। मैं पत्रकार जी को कुछ कहना चाहूंगा, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में जनता के पैसों की निगरानी के लिए सेबी है, जिस तरह टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्राई है, जिस तरह बैंक ऑफ पीआई है, जनता से कोई बैंक जनता का पैसा न लूट ले, इसी तरह देश में लगभग 600 जिले और 3 लाख गांव के लिए प्रत्येक दिन 100 करोड़ से ज्यादा रुपया जनता का जाता है। उसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई ट्राई या कोई चीजें क्यों नहीं बना सकती है सरकार? सेबी क्यों नहीं बना सकती? कानून बनना चाहिए हिंदुस्तान में कि कौन डॉक्टर कितना फीस लेगा। ये कानून बिहार सरकार, भारत सरकार बना सकती है, क्यों नहीं बनाती? जो कानून है नर्सिंग होम वो कब तक लागू होगा? ये लड़ाई इसके लिए है, इसके लिए ही मैं आपके बीच में आया हूं। मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल से बहुत मेहनत करके। एक एक बुजुर्ग, मैं बहुत छुए थी आप सबके, हाथ जोड़ के प्रणाम करे थी, माँ बहन के भी, और नौजवानों से एक शपथ और लीजिए कि आप किसी को तंग नहीं करेंगे और किसी का लूटेंगे नहीं। आपको ये वचन लेना पड़ेगा, किसी को ठगेंगे नहीं, ये आपको लेना पड़ेगा।
और दूसरा आप नशा नहीं करेंगे, ये आपको लेना पड़ेगा। नहीं, आपको मेरी सौगंध है, यदि आप पप्पू यादव को भाई मानते हैं तो आपको अपनी मां की सौगंध, आप हाथ उठा के सौगंध खाइए कि हम नशा आज से नहीं करेंगे किसी किसी भी कीमत। प्लीज इसको समझिए, सबसे बड़ी बुराई का जड़ ये है, सबसे ज्यादा यदि बहन और पत्नी और मां परेशान है तो इन चीजों से है, सबसे ज्यादा मां की संस्कृति डूबी है तो इन चीजों से। मैं आग्रह करूंगा, इसके लिए ही मैं आपको बुलाया था। लड़ाई 4, एक लड़ाई डॉक्टर, दूसरी लड़ाई निजी स्कूल, तीसरी लड़ाई आम आदमी को मालिक बनाना, चौथी लड़ाई भ्रष्टाचार और पांचवी लड़ाई नशा के खिलाफ, छठी लड़ाई जो सबसे बड़ी लड़ाई रंजीत रंजन जी ने घोषणा की है। और मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी को, रंजीत रंजन जी को उन्होंने कहा है आप बिहार से किसानों की लड़ाई छेड़ो। मैं रंजीत रंजन जी को कहूंगा हिंदुस्तान में वैसी लड़ाई छेड़ें जैसी झांसी की रानी भी छेड़ नहीं सकी थी, वैसी लड़ाई आप छेड़ें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस हिंदुस्तान में हमेशा कहा गया, एक मिनट हमेशा कहा गया, हमेशा किसानों की सुधरेगी, किसान बनेंगे। क्यों नहीं बना किसान? 39 लाख हेक्टेयर जमीन हिंदुस्तान का खाली पड़ा हुआ, 18% किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। क्यों आज रंजीत रंजन जी को यह चिंता है किसान को? किसान कभी फायदे में नहीं होता, 3 सालों में 2 बार घाटा, 1 बार सरप्लस। क्यों ऐसा? क्यों किसानों के लिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाला लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहला नारा दिया, क्या हुआ? जय जवान को सम्मान मिला, किसान को सम्मान मिला। विनोबा भावे ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। क्या नीतीश कुमार जी आज भी आपको डिसमिस जमीन देना पड़ रहा है? कहां चला गया विनोबा भावे? कहां चला गया? कहां चला गया सदानंद सरस्वती का किसान का आंदोलन? क्यों किसान नहीं हिंदुस्तान के सही हैं? इससे बड़ी लड़ाई हर उसके खिलाफ जो आम आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट को छीनता है, जो आम आदमी को दर्द देता है। हर साल किसान धूप में अपनी जिंदगी बिताता है और अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकता है। किसान अपने बच्चों को कर्ज लेकर, पता चला कर्ज चुकाते चुकाते वो बाप मर जाता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता। बड़ी लड़ाई है। इसलिए डॉक्टर और निजी स्कूल और भ्रष्टाचार के पहले किसान की लड़ाई रंजीत रंजन जी आप कोसी के धरती से शुरुआत करें। एक तरफ बेईमानों के खिलाफ ये नौजवान और दूसरे तरफ किसानों के साथ ये हमारे बुजुर्ग, अरुण बाबू जैसे बुजुर्ग, हम लोग के साथ ताहिर दास साहब जैसे, डॉक्टर उपेंद्र बाबू जैसे, अरविंद बाबू जैसे, प्रोफेसर अमोल राय जैसे, अरविंद खां जैसे, अरविंद बाबू जैसे, यहाँ बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं। ऐसे बुजुर्ग आपके खिलाफ लड़ेंगे, नौजवानों में आपके साथ मंच पर खड़े हैं। हम चाहेंगे जिस नौजवानों के भीतर अहंकार और क्रोध है, आज से थूक दीजिए, थूक दीजिए, थूक दीजिए। कौन गाली देता है इसकी परवाह मत कीजिए। इतने गरीब की मदद करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है, दूसरों की गाली कब तक सुनते रहे? सुनने दीजिए। जो कायर और कमजोर होता है ना, जो दलाल होता है वही गाली देता है। अच्छा आदमी, मजबूत आदमी कभी गाली नहीं देता। मजबूत आदमी हमेशा जीता है आपके। मजबूत आदमी अपने को बेचकर आपको जिंदा, आपको खुशी देखना चाहता है। इसलिए कायर की परवाह मत करिए। ये लड़ाई इसके लिए थी। पुनः एक बार आप सब बहुत बहुत, हम विधायक जी, बुलगानी जी, दिनेश जी, सरदार साहब, अफाक बाबू, सारे राजद परिवार, कांग्रेस परिवार, जदयू परिवार और युवा शक्ति के सारे साथी नौजवान जिसने आज अपनी ईमानदारी दिखाई मंच पर, सहरसा और मधेपुरा के युवा शक्ति, सुपौल के युवा शक्ति ने आज नहीं जिस तरीके से अपनी ईमानदारी दिखाई और नीचे रह करके संघर्ष किया, मैं आज उसको सैल्यूट करता हूं। मुझे पल पल भी एक एक खून देना पड़ेगा तो उस युवा शक्ति के लिए जो युवा शक्ति आज मैं सैल्यूट करता हूं। आज वो लोग परेशान किए जिसको लड़ना है, जो नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पप्पू यादव और रंजीत रंजन जो कोसी की जनता के लिए लड़ना चाहता है। एक मिनट पिंटू बाबू, एक मिनट, जो